आज हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत एक अगले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग जो 12वीं बायोलॉजी का जो चैप्टर है, विभिन्न जो चैप्टर है, इन सब का हम लोग थ्योरिकल अध्ययन कर लिए हैं और थ्योरिकल वीडियो भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जो विभिन्न समयों में आप लोगों को मैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स का मांग रहा है कि सर जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट के रूप में लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बुक में या फिर आपके वीडियो में नहीं मिल पाता है। तो ये टेस्ट हमारे से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स का मांग रहा है कि सर आप जितने भी टेस्ट लिए हैं उन सब का एक वीडियो आप बनाइए और अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करिए। ये पहले से ही मेरे दिमाग में रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये बड़ी कठिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो मेरे एक जो पूर्व स्टूडेंट हैं जो नेट का तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे को सजेशन दिए थे या फिर मांग किए थे कि सर आप थ्योरी वीडियो बनाते हैं, उसके जस्ट बाद आप उसी चैप्टर का जो कम से कम 10-15 सालों में या फिर विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में उस चैप्टर से आए हुए जो वीडियो है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप वीडियो बनाइए और उसको अपने यूट्यूब में अपलोड कीजिए। तब वह चैप्टर और अधिक प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि पहले थ्योरिकल अध्ययन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे। तो ऐसा करने से हमारा जो चैप्टर है उसमें और अधिक पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ दिलाने के लिए मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनका भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है जी। तो कुछ दिनों से मैं शुरू किया हूं और मैं चाह रहा हूं 12वीं के जितने भी चैप्टर है, आगे चलकर 11वीं के भी जितने भी चैप्टर है, उन सब का मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूं। अतः आप नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे जो चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इसको आप लोग सब्सक्राइब से करिए और पहले थ्योरिकल वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको लाभ होगा। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रजनन तकनीक की सहायता से अंडाणु में शुक्राणुओं को सीधे इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जनन स्वास्थ्य का। इसका पहले पार्ट का वीडियो बन चुका है, इसके पहले पार्ट का वीडियो बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो प्रजनन तकनीक की सहायता से अंडाणु में शुक्राणुओं को सीधे इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। यदि इन चारों का आप फुल फॉर्म यदि जानते हैं तो आपको उत्तर स्वतः मिल जाएगा। जिप्ट, गिफ्ट, AI, IUI और ICSI। तो जो पहला है गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ये नहीं है, इसमें तो गैमेट का कहना चाहिए ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें तो जाइगोट को कहना चाहिए फेलोपियन में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये भी नहीं है। चौथा D सही है। ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन मतलब स्पर्म को इंजेक्शन के रूप में प्रविष्ट कराया जाता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पर ओहम को साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक कहा गया है। ठीक है। तो उस साइटोप्लाज्म में इंट्रा स्पर्म इंजेक्शन, तो सही उत्तर क्या है,
डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भवती नहीं होती है, क्यों? अधिक लैक्टेशन कराने वाली जो फीमेल है, मदर है, सामान्यतः प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि इनका मूल कारण है ए, मतलब गोनेडोट्रोपिन का दमन। ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। मेल और फीमेल, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये दोनों कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक जनन अंग होते हैं। टेस्टिस और ओवरी चाहिए कहना चाहिए सेक्स हार्मोन सेक्रेशन होते रहते हैं। तो कहना चाहिए ये जो गोनेडोट्रोपिक होते हैं उनका ये क्या कर सकते हैं, दमन हो जाते हैं, जिनके कारण कहना चाहिए सेक्स हार्मोन यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाएंगे। मतलब ये जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं उनका ये दमन कर सकते हैं, जिसके कारण कहना चाहिए ये देरी होती है या फिर गर्भवती नहीं होती है। क्लियर। ए। अगला क्वेश्चन है, एक निरोध विधि के रूप में सही शल्य क्रिया है। एक निरोध विधि के रूप में, बर्थ कंट्रोल के रूप में है, एक निरोध विधि के रूप में सही शल्य क्रिया है। तो इसमें सही उत्तर है सी, वेसेक्टोमी। आप लोग को मैं थ्योरी वीडियो में बताया हूँ, मेल और फीमेल, मेल में कहना चाहिए वेसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब मेल में जो स्पर्म डक्ट होते हैं, स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस, एक नलिका है, उसको कट एंड टाइट कर दिया जाता है, मतलब काट के उसको पुनः बांध दिया जाता है, तब उसको वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। फीमेल में कहना चाहिए जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कहना चाहिए कट एंड टाइट कर देते हैं और उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो वेसेक्टोमी ये निरोध विधि के रूप में सही शल्य क्रिया है। इसमें कहना चाहिए ऐसे करने से सीमेन तो बनेंगे लेकिन सीमेन में शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। क्लियर। सी। अगला है क्वांडोम निम्न में से किस कारण से सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस कारण से सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है। तो यहाँ पर है ये इंसेमिनेशन के लिए प्रभावी अवरोधक होते हैं, ये भी सही। ये सहवास कार्य में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दखल नहीं देते हैं, ये भी सही। ये एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और एचआईवी के खतरे को रोक सकता है, ये भी सही। तो कहना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, मतलब क्वांडम ये सब कार्य कर सकते हैं। क्लियर। आगे है एआरटी या टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ में सम्मिलित नहीं है। ये सब कहना चाहिए सहायक जनन तकनीकें हैं। जो पारिवारिक दंपत्ति होते हैं किसी कारणवश कहना चाहिए उनके घर में नए मेहमान नहीं आ पाते हैं, तो आजकल एआरटी कहिए या टेस्ट ट्यूब बेबी कहिए या फिर आईवीएफ कहिए। ठीक है जी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। पहला गिफ्ट, ये तो सम्मिलित है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जेप्ट, यह यहाँ पर यही उत्तर है क्योंकि वास्तव में ये ZIFT होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आई की जगह में ई है, तो ये तकनीक सम्मिलित नहीं है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये भी सम्मिलित है। IUI रहेगा, वो IUI रहेगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUT बोलेंगे तो कॉपर टी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये भी, लेकिन यहाँ पर IVF में सम्मिलित नहीं है, तो ये IUI रहेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक दंपत्ति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए फर्टिलाइजेशन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। ठीक है, एक दंपत्ति है जिनके मेल में स्पर्म की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या है,
यहाँ पर देखिए जिप्ट है, गिफ्ट है, आई है और IUT है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन एक पारिवारिक दंपत्ति है जिनके मेल में स्पर्म की संख्या बहुत कम है, तो उनके फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी तकनीक उचित रहेगी? तो सी याद रख लेंगे, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगला है प्रतिनिधि माँ या सरोगेट मदर का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। प्रतिनिधि माँ या सरोगेट मदर का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य की माँ। प्रत्यारोपित भ्रूण वाली ये वास्तविक माँ नहीं होती है, सरोगेट। ठीक है, मान लो कहना चाहिए कोई भी फीमेल है, यदि कहना चाहिए वो प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन उनका शरीर आगे चलकर सक्षम नहीं है या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो कहना चाहिए वो अपने शरीर में गर्भाशय में भ्रूण को, चाइल्ड को 9 माह नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कहना चाहिए सरोगेट मादा, मतलब किराए की कोख लाते हैं, और वह फीमेल 27, 28, 30 मतलब माँ बनने की गुण उसमें होना चाहिए। अब उनके गर्भाशय में कहना चाहिए इस चाइल्ड को, इस भ्रूण को उनके गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, और आगे की संपूर्ण क्रिया जो सरोगेट मदर है, प्रतिनिधि माँ है, उनके शरीर में ही होती है। तब ये इसको कह सकते हैं प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य की माँ। क्लियर? उसके बाद आगे है भ्रूणी लिंग का पता एमनियोटिक द्रव में किसको देखकर किया जाता है? भ्रूणी लिंग का पता, भ्रूणी या लिंग मतलब भ्रूण मतलब लिंग पता करना है, मेल है कि फीमेल है, तो एमनियोटिक द्रव में किसको देखकर किया जाता है? एक विधि है एमनियोसेंटेसिस, एक विधि है एमनियोसेंटेसिस। इस विधि का शुरुआती दौर में कहना चाहिए मेन उद्देश्य था कि भ्रूण में किसी प्रकार का रोग है कि नहीं, किसी प्रकार की असामान्यताएं हैं कि नहीं, ये पता लगाने के लिए इनका आविष्कार या फिर खोज किया गया था। लेकिन बाद में कहना चाहिए इनका कुछ गलत उपयोग होने लग गया। भ्रूण का कहना चाहिए लिंग टेस्ट करना प्रारंभ कर दिए कि जो भ्रूण है मेल है कि फीमेल है। यदि फीमेल है तो कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, मेल है तो हत्या नहीं। तो इनका कहना चाहिए गलत उपयोग होने लग गया, जिसके कारण बाद में कहना चाहिए इस पर रोक लगा दिया गया। इसी प्रकार से सोनोग्राफी भी है। सोनोग्राफी का भी निर्माण किस लिए किया गया है कि जो भ्रूण होते हैं, गर्भ में जो चाइल्ड होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का डिसीज़ है कि नहीं, उन सब का पता लगाने के लिए इनका आविष्कार किया गया है। ठीक है, मतलब लिंग टेस्ट करना या कराना कानूनन अपराध है, डॉक्टर के लिए भी और पारिवारिक दंपत्ति के लिए भी। क्लियर? तो यहाँ पर एमनियोटिक द्रव में किसको देखकर भ्रूणी लिंग का पता लगाया जाता है? तो उत्तर है बार बॉडीज, क्योंकि BCD 100% सही गलत है। बार बॉडी उसमें कहना चाहिए एक बड़ी सी इंजेक्शन की सहायता से, एक बड़ी सी इंजेक्शन की सहायता से जो एमनियोटिक फ्लड होते हैं उनमें भ्रूणी कोशिका पाई जाती है। उस भ्रूणी कोशिका को इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट कहना चाहिए बाहर निकाला जाता है और स्लाइड में लेकर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। क्लियर? तो उसमें बार बॉडी दिखाई देती है। यदि कहना चाहिए फीमेल है तो 44 + XX मतलब 2x। यदि 2x है तो बार बॉडी की संख्या 1 रहेगा। यदि 3x है तो बार बॉडी की संख्या 2 रहेगा। 4x है तो बार बॉडी की संख्या 3 रहेगा। 1x है तो बार बॉडी की संख्या 0 रहेगा। मतलब जितनी एक्स क्रोमोसोम है उनसे केवल एक इनकी संख्या कम होती है। तो मान लो बनने वाली भ्रूण क्या है, फीमेल है, तो XX रहेगा, तो बार बॉडी की संख्या 1। एक बार बॉडी है मतलब बनने वाली भ्रूण क्या है, फीमेल और स्वस्थ है। यदि 2 दिखाई देते हैं, 0 दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं, 4 दिखाई देते हैं, तो उसमें भ्रूण में कोई ना कोई क्या है, क्रोमोसोम से संबंधी
सिंड्रोम या फिर कोई असामान्यताएं पाई जाती है। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए एक वाई स्पॉट मेथड भी होता है, ये भी एमनियोसेंटेसिस के अंतर्गत ही आते हैं। वाई स्पॉट मेथड, इसमें कहना चाहिए वाई क्रोमोसोम का पता लगाया जाता है। इसमें भी कहना चाहिए जो भ्रूणी सेल से होती है उसको कहना चाहिए इंटरफेज अवस्था में ही, दोनों में ही इंटरफेज अवस्था में ही कहना चाहिए सेल्स को बाहर निकालते हैं, या केंद्रक को कहना चाहिए बाहर निकालते हैं। ठीक है, दोनों ही अवस्था में। और इसमें कहना चाहिए वाई क्रोमोसोम को देखा जाता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ या फिर कुछ रिजेंट मिलाते हैं, अभिकर्मक मिलाते हैं, और अल्ट्रावायलेट किरणें में देखते हैं, पैरावैग्निक किरणें में देखते हैं। तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से यदि वाई क्रोमोसोम रहेगा तो एक वाई स्पॉट दिखाई देगा। यदि उसमें कहना चाहिए कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है तो उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और बनने वाला भ्रूण क्या है, मेल है। तो ये सब कहना चाहिए देखकर लिंग टेस्ट पता कर लिया जाता है, इसी कारण इस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। क्लियर। आगे है लिंग अनुपात का अर्थ है। लिंग अनुपात का अर्थ का उत्तर है बी, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीएस की दृष्टि से। लिंग अनुपात का अर्थ 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो भारत में कहना चाहिए वर्तमान में 941 के आसपास महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों के पीछे। भारत में सबसे अधिक केरल में है, 1000 पुरुषों के पीछे 1025 से ऊपर हो गए, 1040 के आसपास महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ भी इस स्थिति में लगभग ठीक है, क्योंकि ये पूरे भारत में राज्यों में चौथे स्थान पर है, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 992 महिलाएं हैं। इसमें राज्यों की स्थिति देखेंगे तो पंजाब हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है, 861 के आसपास है। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 861 महिलाएं के आसपास, मतलब ये कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या सबसे अधिक किसने कराए हैं, जो शिक्षित परिवार है, जिनके पास पैसे हैं, वही ये काम ज़्यादा किए। क्योंकि एक जो गरीब आदमी होता है उनके पास टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जो टेस्ट करते हैं ये गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी कार्य में कहना चाहिए पैसे अधिक लगते हैं। तो गरीब व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं 40,000 50,000 की ये करा सके। ठीक है, तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, क्योंकि लिंग अनुपात लगातार गिरती जा रही थी, तो इसको देखते हुए इस पर कानूनन एक कानून बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत टेस्ट करने वाला और जो कराने वाले हैं वो भी क्या हैं, इनके सजा इनको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे है भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी और दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम बताएं। तो यहाँ पर भारत में आपको बताना है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी और सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर है, ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, यह है प्रथम कनुप्रिया और सेकंड कुमारी हर्षा। प्रथम है कनुप्रिया और सेकंड है कुमारी हर्षा भारत में। आगे, यदि किसी महिला में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रही है लेकिन उनका शरीर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए सक्षम है, मान लेगा ना कि ये कोई फीमेल है, इसमें ओहम का निर्माण नहीं हो रही है, मतलब oogenesis या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में किसी प्रकार की त्रुटि है जिसके कारण ओहम का निर्माण तो नहीं हो रही है, लेकिन उनका शरीर फर्टिलाइजेशन और भ्रूणी विकास के लिए संपूर्ण सक्षम है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF की कौन सी तकनीक सही है। तो यहाँ पर जिप्ट है, जेप्ट है, गिफ्ट है और गिफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर दो का स्पेलिंग सही रहने को एक जिप्ट है और एक गिफ्ट है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, गिफ्ट, क्योंकि इसमें गेमेट नहीं बन रहा है। अंडाणु मतलब फीमेल गेमेट, इसमें गेमेट नहीं बन रही है फीमेल में, तो यहाँ पर गिफ्ट हो जाएगा। गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, डायरेक्ट गेमेट को क्या किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सी। जिप्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब मेल फीमेल दोनों में किसी प्रकार की त्रुटि है। ठीक है, तो दोनों के कहना चाहिए जो गेमेट होते हैं, नर गेमेट मादा गेमेट, स्पर्म और ओहम, दोनों को कहना चाहिए बाहर निकाला जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में
क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, जाइगोट। फिर इस जाइगोट को जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर। इसके बारे में आपको ज़्यादा विशेष रूप से जानना है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको विशेष रूप से देखिए, तो आपको वहाँ पर जो 6-7 विधि है उसका 100% आपको नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर पूरी नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद है AIDS, मतलब एड्स रोग होता है। एड्स रोग किससे होता है ये तो हम सबको पता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लेकिन हमको पता है ये जो वायरस होते हैं या तो इसमें RNA होते हैं या फिर इसमें DNA होते हैं। इसमें कहना चाहिए या तो RNA होते हैं या फिर इसमें DNA होते हैं। आपको पता होगा जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें अधिकांश में DNA होते हैं, तो उसको एनिमल वायरस, उसमें DNA। प्लांट वायरस अधिकांश में RNA होते हैं, तो प्लांट वायरस को माना जाता है RNA, लेकिन इसमें अपवाद भी मिलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो एड्स के वायरस होते हैं HIV और कैंसर के वायरस होते हैं ये दोनों RNA होते हैं, RNA होते हैं और SS होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, डबल स्ट्रैंड वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, B। यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा आपको, B, HIV RNA SS। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट का कंफर्मेशन किया जाता है। तो पहले तो ये पता करिए कि एलिसा टेस्ट है क्या चीज़। एलिसा टेस्ट कहना चाहिए एड्स टेस्ट के लिए किया जाता है, क्योंकि जो एड्स के जो लक्षण होते हैं ऐसे ऐसे उसमें लक्षण होते हैं कि हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि कॉमन लक्षण होते हैं उसमें थकावट का लगना, बुखार आना, रात्रि में पसीने का आना, मौत में छाले का बनना, लिम्फेटिक टिश्यू में सूजन आना, ये सब कहना चाहिए उनके कॉमन लक्षण होते हैं। लक्षण से पता नहीं चलता है तो उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लेंगे, 12वीं में ही एक बार पूछा गया था। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्बेट असे, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो एलिसा टेस्ट कहना चाहिए संभावना व्यक्त होने पर या पॉजिटिव आने पर उनका कहना चाहिए वेस्टर्न टेस्ट किया जाता है, C। वेस्टर्न टेस्ट किया जाएगा मतलब C आ जाएगा। क्लियर। ये चारों दिशा से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन है, साउथर्न टेस्ट, नॉर्दर्न टेस्ट, वेस्टर्न टेस्ट, ईस्टर्न टेस्ट, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व। तो एलिसा टेस्ट का कंफर्मेशन किया जाता है वेस्टर्न टेस्ट। वेस्टर्न टेस्ट में अमीनो एसिड का टेस्ट किया जाता है, मतलब प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। नॉर्दर्न टेस्ट इसमें RNA का टेस्ट किया जाता है। साउथर्न टेस्ट दक्षिण, मतलब इसमें DNA का टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा व्यापम या फिर नेट सेट में आते रहते हैं, तो इन तीनों को आप लोग क्लियर कर लेंगे। एड्स रोग होने का सबसे प्रमुख कारण है, तो एड्स रोग होने का यहाँ पर जो 4 कारण दी गई है तो चारों ही कारण तो है, लेकिन इसमें B सबसे सटीक कारण है। कई लोगों से लैंगिक संबंध बनाना, मेल हो चाहे फीमेल है, यदि कहना चाहिए एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं तो एड्स होने का सबसे प्रमुख कारण है। क्लियर। और होमोसेक्सुअल, संक्रमित सुई, माता से शिशु में, ये सब कहना चाहिए फैलाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे में संचारित करते हैं। मेन कारण है एक व्यक्ति का कई लोगों के साथ लैंगिक संबंध बनाना। क्लियर। आगे है HIV किस सेल्स को अटैक करती है। HIV किस सेल्स को अटैक करती है। हम सबको पता है जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है उसका कारण होता है HIV। ये जो HIV वायरस होते हैं शरीर में तो कहना चाहिए कुछ दिनों के लिए चुपचाप ये शांत पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये चुपचाप शांत नहीं रहते हैं। ये हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम प्रदान करने वाले जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम मतलब शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो हमारे शरीर में कहना चाहिए 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होते हैं B सेल्स और एक होते हैं T सेल्स। B सेल्स और T सेल्स ये वास्तव में लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का WBC है
एक प्रकार का नहीं, लिम्फोसाइट्स एक WBC ही है, क्योंकि WBC 5 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कहना चाहिए फैगोसाइट्स प्रकृति के होते हैं, मतलब भक्षक अणु का कार्य करते हैं। जो भी शरीर में अनावश्यक पदार्थ आते हैं उन सबको क्या करते हैं, ये भक्षण कर देते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स अब प्रारंभिक अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में प्रवेश करेंगे, सीने में कहना चाहिए एक थाइमस ग्लैंड से पाई जाती है। ये थाइमस ग्लैंड चाइल्ड में ही सक्रिय होती है। जब हम लोग एडल्ट अवस्था में पहुंचते हैं, 13-14 साल का होते हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड से क्या हो जाती है, अवशेषी आर्गन के रूप में पाई जाती है। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में प्रवेश करते हैं वो टी सेल्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स बोन मेरो सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स बोन मेरो सेल्स में प्रवेश करते हैं वो क्या बनाएंगे, बी सेल्स बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, क्लियर। और जो टी सेल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं किलर टी सेल्स, एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स और एक होते हैं सप्रेसर टी सेल्स। टी सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेंगे आप लोग। पहला होता है किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। इनमें प्रमुख होती है हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही ऐसे सेल्स होते हैं जो बी सेल्स को एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए उसको सहायता प्रदान करते हैं। तो जो HIV होते हैं डायरेक्ट हेल्पर टी सेल्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स कहना चाहिए इस बीच में धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, हेल्पर टी सेल्स को अटैक कर देते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स जैसे ही समाप्त हुआ, बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करना बंद कर देंगे और व्यक्ति की कहना चाहिए जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो धीरे से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और किसी दूसरे रोग के कारण व्यक्ति की तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी कारण देखा गया है HIV से, एड्स से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु नहीं होती है। HIV होने के बाद भी कहना चाहिए 15 साल, 20 साल, 25 साल तक जीवित रहते हैं। यदि कहना चाहिए इम्यून सिस्टम बहुत ही प्रभावी है तो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर पाते हैं, मतलब वह व्यक्ति होने के बावजूद 20-25 साल तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्लियर। आगे क्वेश्चन है, शुक्राणुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। शुक्राणुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ी लंबी क्वेश्चन है, आपको पहले विशेष रूप से सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर 5 कथन को आपको पढ़ना पड़ेगा और इस 5 में आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर गलत है, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, सीमेन में इसकी मात्रा करोड़ों में होती है, ये सही है। शुक्राणुओं की संख्या सीमेन में, वीर्य में करोड़ों में होती है, ठीक है जी, 2 करोड़ से अधिक हो सकते हैं। सेकंड, इसकी गति 3 से 4 mm प्रति मिनट होती है। इनका जो लोकोमोशन का दर होता है 3 से 4 mm प्रति मिनट होती है, ये भी सही है, क्लियर। तीसरा, अगतिशील स्पर्म नेक्रोस्पर्मिया कहलाती है, ये भी कहना चाहिए सही है। जो स्पर्म होती है यदि ये अगतिशील है, क्या है, ये अगतिशील है, गति नहीं करती है, तब इसको क्या कहेंगे, नेक्रोस्पर्मिया, क्लियर। चौथा, शुक्राणुओं की अनुपस्थिति ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि शुक्राणुओं की अनुपस्थिति एजोस्पर्मिया कहलाती है। शुक्राणुओं की अनुपस्थिति एजोस्पर्मिया कहलाती है और उनकी संख्या यदि कम है तब ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत है। पांचवा, ज़्यादा शराब पीने से शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं, ये भी गलत है। ज़्यादा शराब पीने से शुक्राणु कम बनते हैं। तो यहाँ पर 4 और 5 मतलब सी, 4 और 5 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी, क्लियर।
आगे है महिला बांझपन का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। महिला बांझपन का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं फैलोपियन ट्यूब का चिपक जाना, गर्भाशय में विकृति आना, मेंस्ट्रुएशन चक्र का अनियमित होना और मुलेरियन डक्ट का एब्सेंट होना। महिला बांझपन का सबसे प्रमुख कारण, ये वास्तव में चारों ही कारण है। यदि कोई पारिवारिक दंपत्ति है उसमें कहना चाहिए फीमेल में किसी प्रकार का त्रुटि बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का चिपक जाना ये भी एक कारण है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब चिपक जाती है तो फर्टिलाइजेशन का कार्य नहीं हो पाएगा। गर्भाशय में विकृति आ जाना तो ये भी कहना चाहिए कारण है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अनियमित होना ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे प्रमुख कारण को बताना है तो मुलेरियन डक्ट का एब्सेंट होना। मुलेरियन डक्ट आगे चलकर फैलोपियन ट्यूब बनाती है, मतलब वही डक्ट बनाती है। तो यदि मुलेरियन डक्ट ही नहीं है, मतलब फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है, वही डक्ट ही नहीं है, तो ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है महिला बांझपन का। क्लियर। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है जी, 7 अप्रैल। क्लियर। उसके बाद आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित लक्षण का पाया जाना कौन सा रोग हो सकता है? तो आपको कहना चाहिए यहाँ पर कुछ लक्षण को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा रोग है। ठीक है। वजन में कमी आना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में सूजन आना, रात्रि में पसीने आना, कमजोरी व बार बार ज्वर का आना और माउथ में छाले आना या छाले बनना। तो ये स्पष्ट रूप से लक्षण किसका है? एड्स का है। ठीक है। एड्स का 2 प्रमुख लक्षण बता रहा हूँ। एक होता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में सूजन आना। ये जो हमारे नेक होते हैं, गर्दन होते हैं, यहाँ पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो गर्दन में कहना चाहिए कुछ फूला हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर सूजन आ जाती है। दूसरा होता है वजन में कमी आना। यहाँ पर जो वजन होती है डायरेक्ट लगभग 10% में कमी आती है। मतलब किसी की वेट 100 किलो है तो 10 किलो वजन में कमी। यदि 60 केजी है तो 6 केजी कमी, मतलब 10% वजन में कमी आना। रात्रि में पसीने का भी आना, कमजोरी, ज्वर का आना ये कॉमन है। माउथ में छाले आना ये भी कॉमन है। ठीक है। हालांकि ये लक्षण से पता नहीं लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको एलिसा टेस्ट है, फिर बाद में वेस्टर्न टेस्ट है, तभी ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन लक्षण के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये लक्षण है एड्स का। क्लियर। आगे क्वेश्चन है ट्राइकोमोनियासिस एक सूक्ष्मजीवी जनित रोग है जिसे निम्न लक्षण से पहचाना जा सकता है। क्लियर। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्राइकोमोनियासिस क्या है, क्योंकि हम लोग थ्योरिकल वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं। एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन एक डिसीज़ है जो मानव फीमेल है उनके कहना चाहिए वेजाइना में होती है, ट्राइकोमोनियासिस। और ये एक प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। और इनसे जो रोग होते हैं उसको कहा जाता है ट्राइकोमोनियासिस। एक प्रोटोजोआ से होने वाली एक रोग है जिसमें कहना चाहिए विशेष रूप से फीमेल में होती है। और उनके जो वेजाइना होते हैं, योनि होते हैं, उसमें खुजली तथा जलन होती है। वेजाइना में खुजली तथा जलन होती है और एक कहना चाहिए सफ़ेद सफ़ेद झाग भी निकलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन को। क्लियर। तो ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे पहले मेल के पेनिस में होता है जिससे मेल स्टेराइल भी हो सकते हैं, ये गलत है। सेकंड है फीमेल के वेजाइना में होती है जिसमें योनि में खुजली व जलन के साथ सफ़ेद झाग निकलती है जो फंगल क्रीम लगाने से ठीक हो जाती है। तो सही उत्तर क्या है? बी, क्योंकि ये फीमेल के वेजाइना में होती है और योनि में होने पर खुजली तथा जलन और एक सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलती है। लेकिन ये देखा गया है फंगल क्रीम लगाने से क्या हो जाती है, 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन में ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, गलत। ये रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है लेकिन कवक या जीवाणु द्वारा होता है।
तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो है, लेकिन ये कवक या फिर जीवाणु से नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक जो चैप्टर है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक जो चैप्टर है, ये इसका कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मुझे कहना चाहिए, उम्मीद ही नहीं संपूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने पुस्तक को पहले अध्ययन करिए, मेरे वीडियो को लगातार देखिए, उनके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता से आप अपना होमवर्क करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। तब आप लोगों का जो विषय पकड़ है, इस चैप्टर में जो पकड़ है आपका अधिक मजबूत हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए, मैं पूरी तरह से क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतने ही। कल पुनः मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर रहेगा जेनेटिक्स का, क्योंकि 12वीं बायोलॉजी में जेनेटिक्स का कहना चाहिए 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और सेकंड चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागतिकी का पहले वाला सिद्धांत है और दूसरा क्या है, आणविक आधार। जेनेटिक्स का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। इसी कारण 12वीं में कहना चाहिए इसका 2 बड़ा चैप्टर है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें इससे संबंधित एक में 23 वीडियो है और एक में 22 वीडियो, मतलब दोनों चैप्टर में 45 वीडियो मैं बनाया हूँ। ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाभ रहेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग विस्तृत अध्ययन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जोड़िए और आप सभी मिलकर इसका स्टडी करिए। आप लोग जब 11वीं में हैं या यदि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप 11वीं में ही आप मेरे अधिकांश वीडियो का अध्ययन करिए। क्लियर? ठीक है जी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।